Assalamu alaikum everyone. Today we shall be discussing about cell cycle and cell division. यूजुअली हम हमेशा अपनी बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, दो जो है वो चार डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, देन 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। पर क्या ऐसा होता है कि एक सेल जो है वो ब्रेक होती है इनटू टू डॉटर सेल्स सडनली, फिर वो दो डॉटर सेल्स फर्दर ब्रेक होती है इनटू द टू सेल्स, या फिर कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म है ये सेल के डिवीजन के लिए। सो आज हम वही पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे दैट्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो सेल साइकिल जो है ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। सीक्वेंस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वन बाय वन, वन आफ्टर अदर, एंड देन जब सभी इवेंट्स हो जाते हैं फाइनली एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स। तो क्या क्या इवेंट होता है इस सेल के डिवीजन में? सो सबसे पहले सेल में हो जाती है डीएनए की रेप्लिकेशन। इट मीन्स कि हमारी सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो पूरा डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल में जो डीएनए होता है इट्स डिनोटेड बाय 2C। अब ये डीएनए का कंटेंट जो है ये डबल हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4C। सो सेल साइकिल में एक इवेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद इवेंट होता है कि सेल के बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेल के जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे सिंथेसाइज हो जाते हैं या वो सारे डुप्लीकेट हो जाते हैं। डीएनए के अलावा हमारे सेल में प्रोटीन्स है, आरएनए है, एटीपी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज है, वो सब जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। और आफ्टर दैट जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेल के बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं, देन उसके बाद ये सेल जो है ये डिवाइड होती है इनटू डॉटर सेल्स। इट देन डिवाइड्स इनटू द डॉटर सेल्स। सो लास्ट स्टेप जो है वो होता है डिवीजन। सो सेल साइकिल जो है इट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which the cell duplicates its genome, that's DNA replication, synthesizes other constituents and subsequently divides into two daughter cells। ये सारे जो सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेल साइकिल। सो सेल साइकिल में क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स। उसके बाद ये डॉटर सेल्स जो है वो फर्दर अपनी सेल्स में फर्दर अपनी डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। सो ये टाइम पीरियड आता है, द टाइम पीरियड दैट ऑकर्स इन द सेल फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जिस टाइम एक सेल बन जाती है उसके बाद वो सेल जब फर्दर डिवाइड होती है अप टू द कंप्लीशन ऑफ इट्स डिवीजन। जिस दिन सेल बन गई उसके बाद जब वो कंप्लीटली अपनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। सो ये पूरा टाइम पीरियड जो है इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल ये पूरा टाइम पीरियड इंक्लूड करता है। सो सेल साइकिल में क्या होता है, 3 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सेल की फर्दर ग्रोथ होती है, दैट्स वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो सिंथेसाइज करता है, एंड फाइनली ये सेल जो है ये डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, ये टाइम पीरियड जो है
क्या ये सभी सेल्स में एक जैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेल को 1 आवर लगता है डिवाइड होने में, क्या सभी सेल्स को 1 आवर लगता है डिवाइड होने में? या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग टाइम पे अपना सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो द टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल इट वेरीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जाम्पल 1 आवर लगता है सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसको कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। से फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमंस जो है वो अपना सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं इन 24 आवर्स। अब एक और ऑर्गेनिज्म का हम एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट सेल जो है उसमें लगते हैं 90 मिनट्स टू कंप्लीट इट्स सेल साइकिल। सो अलग ऑर्गेनिजम्स है तो सेल साइकिल इनका जो है वो वेरी करता है। एंड दिस सेल साइकिल इट ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट सेल टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती है, तो एक टाइप के सेल में जितना टाइम लगेगा ज़रूरी नहीं कि दूसरे टाइप के सेल में भी उतना टाइम लगे, वो वेरी कर सकता है। नाउ अब ये सेल साइकिल जो है, दिस होल सेल साइकिल इट्स डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंप्लीट सेल साइकिल। अब हम इस सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक है शेडेड एरिया और ये दूसरा है, ठीक। सो ये शेडेड वाला पोर्शन जो है दिस इज द प्रिपरेटरी फेज, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। एंड ये वाला पोर्शन जो है दिस इज डिवीजन फेज या डिवाइडिंग फेज। तो ये जो मैंने लार्ज पोर्शन बनाया शेडेड एरिया का, शेडेड पोर्शन जो है सेल साइकिल का, फॉर एग्जाम्पल हम पूरा साल अपना स्टडी करते हैं तो और लास्ट में जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो 2 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। सो एग्ज़ाम का टाइम जो है वो सिर्फ 3 आवर है या 1 दिन है, लेकिन उस एग्ज़ाम को देने के लिए हमें पूरा साल जो है वो प्रिपरेशन के लिए मिलता है। एग्जैक्टली वैसे ही ये जो लार्ज शेडेड एरिया है ये सेल का प्रिपरेटरी फेज है। इट मीन्स इस फेज में सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। और ये जो छोटा सा एरिया है इस एरिया में ये जो टाइम है इस टाइम में सेल जो है वो खुद को डिवाइड करता है। मतलब प्रिपरेटरी फेज के लिए बहुत टाइम मिलता है और डिवाइडिंग फेज के लिए कम टाइम मिलता है। सो दिस प्रिपरेटरी फेज, सेल साइकिल के जो 2 फेजेस हैं, ये प्रिपरेटरी फेज जो है दिस इज टर्म्ड एज इंटरफेज, इसको हम इंटरफेज बोलते हैं। और ये डिवाइडिंग फेज जो है दिस इज टर्म्ड एज एम फेज या इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। Now this interphase it's also termed as resting phase या it's also termed as interphase। So हमारी सेल साइकिल का जो पूरा टाइम है, से फॉर एग्जांपल 100% जो टाइम है वो उसमें हमारा पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होता है। से जैसे हमने देखा इन केस ऑफ ह्यूमंस इज 24 आवर्स। सो उसमें से जो प्रिपरेटरी फेज है वो 95% टाइम में कंप्लीट होता है। सो अगर
ह्यूमन में सेल साइकिल 24 आवर्स का है। 23 आवर्स तक सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर करती है, वो इंटरफेज में होती है, और बाकी का जो 5% टाइम है उस टाइम में सेल जो है वो डिवाइड होती है। सो माइटोटिक फेज जो है ये 5% टाइम लेता है सेल साइकिल का, और अपना प्रिपरेटरी फेज जो है वो 95% लेता है सेल साइकिल का। सो अगर 23 आवर्स इंटरफेज में होंगे, सिर्फ 1 आवर में सेल जो है वो माइटोटिक फेज में होगा। नाउ दिस इंटरफेज इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फेजेस, ये फर्दर डिवाइड हुआ है फेजेस में। सो इसके फर्दर फेजेस जो है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। लुक एट द डायग्राम। सो यहाँ पे ये पूरा सेल साइकिल का पाई चार्ट है, जिसमें इंटरफेज जो है उसके 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और अपना जो M फेज है माइटोटिक फेज, उसके अलग फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। सो इधर पे इंटरफेज जो है उसके 3 फेजेस है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और माइटोटिक फेज जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। एक इसमें आता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड इसमें आता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे 2 इवेंट्स होते हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देन कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर फेजेस में डिवाइड होता है। फर्दर उसके फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एंड टीलोफेज। सो ये सारे फेजेस है हमारे सेल साइकिल के। फर्स्ट सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। देन ये फेजेस फर्दर फेजेस में डिवाइड हुए हैं। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1, S एंड G2 एंड माइटोटिक फेज फर्दर उसमें 2 इवेंट्स होते हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर फेजेस में डिवाइड हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये यहाँ पे पूरा अपना पाई चार्ट है। So now we will discuss these phases one by one. So first is interphase, and this interphase is also called as resting phase or also termed as preparatory phase. सो इंटरफेज को पहली बात हम रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? यहाँ पे रेस्टिंग फेज जो है इन टर्म्स ऑफ द डिवीजन, ये फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, तो वो रेस्टिंग फेज है इन टर्म्स ऑफ द डिवीजन। बट इस फेज में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली वो रुका हुआ नहीं है, मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअसली हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ डिवीजन सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट्स टर्म्ड एज रेस्टिंग फेज। और प्रिपरेटरी फेज इसलिए हम बोलते हैं interphase is the phase of cell cycle in which the cell prepares itself for the next division. सेल खुद को अगले डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है, सो इसको हम बोलते हैं preparatory phase.
नाउ दिस इंटरफेज, इसका फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज G1 फेज। अब ये G1 फेज जो है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रोथ फेज और गैप 1 फेज। गैप 1 फेज या इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। इधर देखिए, ये G1 क्या ये S से पहले आता है? सो अगर ये S फेज से पहले आता है, सिंथेटिक फेज से पहले आता है, सो कैन वी कॉल इट एज द प्री सिंथेटिक फेज। और ये M फेज के बाद आता है, क्या हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज प्री सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज से पहले आता है, या पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज के बाद आता है। अब हम देखेंगे ये G1 फेज जो है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बट उससे पहले हमने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि G1 जो है, ये G1 जो है सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है अपनी सेल साइकिल में, क्योंकि G1 जो है इट्स द लार्जेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। जो हमारा इंटरफेज के 3 फेजेस है, उसमें से लार्जेस्ट फेज है G1 इंटरफेज का, एंड इट्स द लार्जेस्ट फेज ऑफ द होल सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल में जितने भी फेजेस है, लॉन्गेस्ट फेज G1 है, और इंटरफेज में जितने भी फेजेस है, लॉन्गेस्ट फेज है G1। सो इट्स द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ, इट्स द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज एंड ऑफ द होल सेल साइकिल, एंड ऑफ द होल सेल साइकिल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखना है। पूरे सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज है और अपने इंटरफेज का भी लॉन्गेस्ट फेज है। सो नाउ कौन से इवेंट्स होते हमारे G1 फेज में, क्या प्रिपरेशन करता है हमारा G1 फेज अपने डिवीजन के लिए? सो इवेंट्स ऑफ G1 फेज, इवेंट्स ऑफ G1 फेज। सो फर्स्ट इवेंट जो है, सबसे पहले G1 में क्या होता है? अमीनो एसिड फॉर्मेशन। यहाँ पे अमीनो एसिड फॉर्मेशन होता है। अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। अब अमीनो एसिड बन गया तो प्रोटीन्स भी बन जाएंगे। सो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा G1 फेज में हमारे ATPs बन जाते हैं, ATP फॉर्मेशन होता है। अब सेल जो है, हमने पढ़ा कि DNA की डुप्लीकेशन हो जाती है। सो आगे जब DNA की डुप्लीकेशन हो जाएगी तो उसके लिए मटेरियल तो चाहिए। तो DNA का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके अलावा हमारी G1 फेज में RNA जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगे, और हमारे G1 फेज में डुप्लीकेट हो जाएंगी सेल ऑर्गेनेलीज। सो सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगी। सो G1 फेज जो है हमारा लॉन्गेस्ट फेज होता है। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, RNA, सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो बन जाते हैं। लेकिन G1 फेज में सभी सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं होते। मेजर ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो जाते हैं, बट जो हमारे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज वो ऑर्गेनेलीज जिनमें अपना DNA प्रेजेंट होता है। 2 ऑर्गेनेलीज है सेमी ऑटोनॉमस, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर इज द क्लोरोप्लास्ट।
ये दो हमारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है और इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेली है, दैट्स गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी बॉडीज भी आप बोल सकते हैं। तो ये गोल्जी एपेरेटस, तो दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्जी एपेरेटस जो है, इनका सिंथेसिस G1 में नहीं होता है, इनका डुप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट फेज में होता है। इनके बगैर जो भी ऑर्गेनेलीज है वो G1 फेज में डुप्लीकेट होती है। So this was all about G1 phase. Moving to the next, that is S phase or synthetic phase. So next जो है हमारा S phase या synthetic phase। सो अपना जो एस फेज या सिंथेटिक फेज है वो G1 के बाद आता है, तो हम उसको पोस्ट G1 फेज भी बोल सकते हैं। वो G2 से पहले आता है तो हम उसको प्री G2 फेज भी बोल सकते हैं, पोस्ट G1 फेज और प्री G2 फेज। तो अपने एस फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं? सो इवेंट्स ऑफ एस फेज, कौन से इवेंट्स होंगे हमारे एस फेज में? जो मेजर इवेंट है सेल साइकिल का, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये हमारे सेल साइकिल का मेजर मेन इवेंट है, दैट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। या हम बोलेंगे हमारा पूरा जीनोम जो है वो डुप्लीकेट होता है हमारे सेल साइकिल में। यहाँ पे हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंटरफेज न्यूक्लियस है और ये इंटरफेज न्यूक्लियस में हमारा जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए कंटेंट है, ठीक, पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स। पूरे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे इंटरफेज न्यूक्लियस में, क्योंकि इंटरफेज न्यूक्लियस में कोई हमारे ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। क्रोमोसोम्स तो आगे जाकर मेटाफेज में विजिबल होते हैं, जो इंटरफेज में जेनेटिक मटेरियल होता है इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स, और इन थ्रेड्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। सो इंटरफेज में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। तो कितने क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं इंटरफेज में? हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं 46 क्रोमैटिन फाइबर्स, क्योंकि हमारी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 होता है, तो यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो भी 46 होते हैं। और यहाँ पे जो डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, वो कभी 46 से ज़्यादा नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी सेम रहता है, डुप्लीकेशन से पहले भी 46 होता है और डुप्लीकेशन के बाद भी 46 होता है। ठीक, ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे इंटरफेज न्यूक्लियस में ये एक क्रोमैटिन थ्रेड है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ये एक क्रोमोसोम है विद ए सिंगल क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्रोमोसोम है और इसका एक क्रोमैटिन थ्रेड है। अब ये क्रोमैटिन जो है ये खुद को डुप्लीकेट करेगा, अब ये अपनी कॉपी बनाएगा, इसने अपनी कॉपी बनाई, तो फिर भी ये एक ही क्रोमोसोम हुआ ना। ठीक, पहले क्रोमोसोम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस में क्रोमोसोम बता रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्रोमोसोम विजिबल मेटाफेज में होते हैं। सो यहाँ पे मैं बता रही हूँ पहले 46 थ्रेड्स है, ये एक लॉन्ग थ्रेड है अपना क्रोमैटिन थ्रेड, तो इसको हम कंसिडर करेंगे ये एक क्रोमोसोम है। कितने क्रोमैटिन थ्रेड्स है? 46 प्रेजेंट है। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है इसने अपनी कॉपी बनाई, कॉपी बनाकर इसने बनाया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम बन गया विद 2 क्रोमैटिन थ्रेड्स।
सो पहले वही एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट था, अब वही एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट है। सो क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहा, वो पहले भी 46 था, वो अब भी 46 है, बट डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो गया। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने सेल डिवीजन में हमारे एस फेज में क्या होता है, डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल होता है, वो 2C से 4C बन जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इट रिमेन्स सेम, दैट इज 46, वो 46 ही रहता है। क्रोमैटिन थ्रेड्स डुप्लीकेट करते हैं, उस टाइम भी वो 46 थ्रेड्स होते, वो डुप्लीकेट करते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है वो डुप्लीकेट होते, डीएनए डुप्लीकेट होता है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। सो उसके अलावा हमारे एस फेज में कौन सा इवेंट होता है, नेक्स्ट इज सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट होते हैं, और सबको पता है सेंट्रियोल्स जो है दीज आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो बन जाते हैं। So these are the events of S phase और the synthetic phase. So हमारे synthetic phase में DNA की replication हो जाती है, DNA content जो है वो डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। उसके अलावा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज जो है दैट्स G2 फेज। G2 फेज, इसको हम सेकेंड गैप फेज भी बोल सकते हैं, गैप 2 फेज। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज बोल सकते हैं। और ये G2 फेज जो है ये S के बाद आता है, तो हम इसको पोस्ट S फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज बोल सकते हैं, और ये M फेज के पहले आता है, M फेज के पहले आता है तो प्री माइटोटिक फेज। सो प्री माइटोटिक फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज। सो ये सारे नाम हम अपने G2 फेज को दे सकते हैं। तो अब ये G2 फेज जो है इसमें कौन से इवेंट्स होंगे, कौन कौन से इवेंट्स होंगे यहाँ पे, इवेंट्स ऑफ G2 फेज। सो सबसे पहला इवेंट जो है हमने यहाँ पे देखा था, सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट होते हैं एक्सेप्ट द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और उनके अलावा एक और ऑर्गेनेली हमने बताया था दैट्स गोल्गी एपेरेटस। तो ये वाले ऑर्गेनेलीज जो है ये हमारे G2 फेज में डुप्लीकेट होते हैं, क्योंकि बाकी के ऑर्गेनेलीज तो G1 फेज में डुप्लीकेट होते, वहाँ पे बचे थे हमारे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज और बचा था गोल्गी एपेरेटस, उनका डुप्लीकेशन जो है वो G2 फेज में होता है। उसके अलावा हमारे G2 फेज में क्या बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है, वो बन जाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था G1 में, एक तो RNA सिंथेसिस होता है और एक तो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक, G1 में जो प्रोटीन और RNA का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था वो हमारे सिंथेटिक फेज में सस्पेंड हो गया था, रुक गया था, पॉज पे चला गया था, और वो
प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस जो है वो अब इधर पे रिज्यूम हो जाएगा। प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस जो है वो इधर पे रिज्यूम होगा, विच वॉज सस्पेंडेड इन द एस फेज। G1 में स्टार्ट हो गया, एस फेज में रुक गया था और अब वापस से वो रिज्यूम हो गया इन द G2 फेज। तो ये हमारे इंटरफेज के 3 फेजेस है। G1 फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं, फिर S फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं और G2 फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं। और ये सारी प्रिपरेशन जो है ये हमारा इंटरफेस करता है अपनी सेल को डिवाइड करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक सेल जो है वो इंटरफेज में एंटर होता है, इंटरफेज में एंटर होकर उसको G1 फेज जो है वो क्रॉस करना है, फिर उसको G2 फेज तक आना है, S फेज क्रॉस करके, देन उसको अपना M फेज जो है वो कंप्लीट करना है। तो कोई तो है जो सेल को ये बताता होगा कि आपको पहले G1 में एंटर होना है, फिर कोई तो है जो इसको बताएगा कि आपका G1 जो है वो कंप्लीट हो गया, अभी आप S फेज में एंटर हो जाओ, DNA की डुप्लीकेशन कर दो। फिर कोई बोलेगा कि S फेज भी हो गया भाई, अभी आप G2 में आ जाओ, और उसके बाद M फेज में होगा। मतलब देयर शुड बी समथिंग जो कंट्रोल करता है अपना पूरा ये सेल साइकिल। कोई तो है जो ये पूरे फेजेस को रेगुलेट करता है कि कब G2 कंप्लीट हो गया, अभी S में जाएंगे, S से G2 में आ जाएंगे, G2 से माइटोटिक फेज में आएंगे। सो नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो कौन है जो अपना ये पूरा सेल साइकिल रेगुलेट करता है, ये पूरा साइकिल कंट्रोल करता है? सो देयर आर सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स है जो हमारा सेल साइकिल रेगुलेट करता है या हमारा सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल करता है, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं काइनेसिस। सो हमारी सेल्स में प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम काइनेसिस बोलते हैं। ये काइनेसिस जो है ये हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं कि अभी आपको आगे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक। लेकिन ये काइनेसिस जो है ये खुद अपना काम नहीं करते, अपना फंक्शन करने के लिए ये एक और प्रोटीन पे डिपेंड होते हैं और उनको हम बोलते हैं साइक्लिन्स। सो अपना फंक्शन करने के लिए काइनेसिस जो है वो किस पे डिपेंड होता है? साइक्लिन्स पे। मतलब जब साइक्लिन होगा तभी तो काइनेसिस काम करेगा, अगर साइक्लिन नहीं होगा काइनेसिस फंक्शन नहीं करेगा। तो अगर ये काइनेस डिपेंड है अपना काम करने के लिए साइक्लिन पे, क्या हम इसको बोल सकते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस? सो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सो मेन कौन से वाले होते हैं? CDK2। ये प्रोटीन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, CDK2 या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। सो अभी इधर देखते हैं, हमारा फेज है G1, S, G2 एंड M फेज। ये पूरे सेल साइकिल में 2 चेक पॉइंट्स आते हैं। एक चेक पॉइंट आता है ये बिटवीन द G1 एंड S, और दूसरा चेक पॉइंट आता है यहाँ पे बिटवीन G2 एंड M। तो सेल को अपना पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि ये चेक पॉइंट भी क्रॉस करना है, ये चेक पॉइंट भी क्रॉस करना है, तब जाकर वो अपना डिवीजन जो है वो कंप्लीट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेस होती है बच्चों की
काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं रेस में, तो वो रेस में क्या करते हैं, बोलते हैं पहला चेक पॉइंट जो है वो आपको 100 मीटर पे कंप्लीट करना है। फिर जो जो बच्चा 100 मीटर कंप्लीट करता है, हम बोलते हैं अभी इसके जीतने के चांसेस है, तो आगे जाकर अब 200 मीटर पे दूसरा चेक पॉइंट है। वैसे ही यहाँ पे सेल साइकिल पे एक चेक पॉइंट आता है बिटवीन G1 एंड S। अगर इसने ये क्रॉस किया तो इसके चांसेस है कि ये अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा, और दूसरा चेक पॉइंट है बिटवीन G2 एंड M, तो अब ये भी क्रॉस किया तो चांसेस है कि अब तो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा सेल का, सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल। checkpoints in cell cycle। सो सेल साइकिल में हमारे दो चेक पॉइंट्स आते हैं। वो चेक पॉइंट्स को हम रेगुलेटरी पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, या हम उनको ट्रांजिशन पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। रेगुलेटरी पॉइंट्स और ट्रांजिशन पॉइंट्स। सो दो चेक पॉइंट्स है। वन चेक पॉइंट इज बिटवीन G1 and S phase, and second check point is between G2 and M phase। तो जो वाला चेक पॉइंट है बिटवीन G1 एंड S फेज, ये मेजर चेक पॉइंट होता है। मतलब जब ये G1 क्रॉस करेगा तो सेल जो है वो डिवाइड कर लेगा, और जो माइनर चेक पॉइंट है वो है बिटवीन G2 एंड M फेज। सो G1 से S से लेकर जो चेक पॉइंट है उसको हम मेजर बोलते हैं। ये क्रॉस करके तो सेल डिवाइड करेगा ही करेगा। एंड दूसरा चेक पॉइंट जो है माइनर G2 एंड M फेज। सो ये दोनों चेक पॉइंट्स जो है इनको कंट्रोल करते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि G1 जो है वो क्रॉस करके S में चला जाएगा, फिर प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है कि G2 क्रॉस करके तो वो माइटोटिक फेज में चला जाएगा। सो जो G1 to S वाला चेक पॉइंट है इट्स कंट्रोल्ड बाय द प्रोटीन्स, इसको कंट्रोल करते हैं G1 साइक्लिन्स, प्रोटीन्स हैं G1 साइक्लिन्स एंड CDK2। ये G1 साइक्लिन्स और CDK2 जो है ये कंट्रोल करते हैं G1 to S चेक पॉइंट। G1 को S में एंटर होने के लिए ये प्रोटीन्स चाहिए, और G2 to M चेक पॉइंट जो है इट्स कंट्रोल्ड बाय G2 साइक्लिन्स एंड CDK2। मतलब ये प्रोटीन्स होंगे, यहाँ पे G1 साइक्लिन और CDK2 होगा तो ये चेक पॉइंट क्रॉस होगा, यहाँ पे G2 साइक्लिन और CDK2 होगा, ये चेक पॉइंट क्रॉस होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये साइक्लिन्स बॉडी में नहीं बनेंगे, सेल के अंदर G1 साइक्लिन और CDK2 जो है वो नहीं बनेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि अगर G1 साइक्लिन और CDK2 बन भी गए लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो क्या हो जाएगा? अगर G1 साइक्लिन और CDK2 फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो सेल जो है इट कैन नॉट क्रॉस द चेक पॉइंट। G1 और S का चेक पॉइंट जो है वो क्रॉस नहीं होगा, और यहाँ पे सेल जो है वो G1 से बाहर आ जाएगा। वो अपने G1 फेज से बाहर आकर एक टेम्परेरी फेज में चला जाएगा जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। सो अगर ये चेक पॉइंट्स हमारे पास नहीं हैं तो सेल जो है वो एक टेम्पररी स्टेज में एंटर हो जाएगा, एक टेम्पररी फेज में एंटर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं G0 फेज, या हम उसको बोलते हैं क्यूशेंट फेज। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है कि G1 जो है वो बाहर आ गया, सेल साइकिल अपने G1 से बाहर आकर एक टेम्पररी फेज में चला गया। सो G1 जो है यहाँ पे G1 इज एग्जिटेड,
जीवन से तो एग्जिट हो गया, जीवन से तो बाहर आ गया, पर क्या सेल साइकिल भी एग्जिट हो गया? नो, जो सेल साइकिल है वो एग्जिट नहीं हुआ। सेल साइकिल तो खत्म नहीं हुआ ना, सेल साइकिल जो है वो सस्पेंड हो गया, सेल साइकिल जो है वो पॉज पे चला गया। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यूशेंट फेज में एंटर होकर क्या होता है सेल साइकिल में? सेल साइकिल में जीवन एग्जिट होता है, जीवन बाहर आता है और एक नए फेज में एंटर होता है जी नॉट। लेकिन सेल साइकिल जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, सेल साइकिल जो है वो रुका नहीं, वो सिर्फ वो खत्म नहीं हुआ, वो सस्पेंड हुआ है, पॉज पे चला गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने फ़ोन पे कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते देखते घर वाले बुलाते हैं, तो वीडियो पे हम क्या लगाते हैं? पॉज बटन लगाते हैं, ठीक है। हमारा वीडियो जो है वो पॉज पे चला गया, ठीक। लेकिन जब हम वापस आकर रिज्यूम करेंगे वो उधर से ही रिज्यूम होगा ना, जहाँ पे हमने पॉज बटन लगाया था। सेल साइकिल अपना उधर से ही रिज्यूम होता है, वो ख़त्म नहीं होता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे हमारा वीडियो उधर से ही रिज्यूम होता है, हमारा सेल साइकिल जहाँ पे रुक गया, जीवन फेज पे रुक गया, अगर वापस से रिज्यूम होगा तो इधर से ही रिज्यूम होगा, पहले से स्टार्ट नहीं होगा। सो G1 इज एग्जिटेड, जीवन एग्जिट होता है, जीवन से बाहर आता है सेल साइकिल, टेम्परेरी फेज क्यूशेंट स्टेज में आता है, बट सेल साइकिल इज नॉट एग्जिटेड। सेल साइकिल सिर्फ पॉज हुआ है, रुक गया है, सेल की मर्जी होगी फिर से रिज्यूम करके इधर से ही आगे बढ़कर अपना डिवीजन कंप्लीट करेगी। क्योंकि इस फेज में डिवीजन है वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गया, बट सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सेल का मेटाबॉलिज्म नहीं रुकता है, तो सेल साइकिल तो रुका ही नहीं, कुछ देर के लिए पॉज पे सस्पेंड हो गया, पॉज पे आ गया, वापस से फिर से वो रिज्यूम कर सकता है अपना सेल साइकिल, क्योंकि सेल इज स्टिल मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अपना क्यूशेंट फेज जो है उसमें G1 एग्जिट होता है, जीवन एग्जिट होता है, बट सेल साइकिल जो है वो एग्जिट नहीं होता, सेल साइकिल सस्पेंड होता है, पॉज पे चला जाता है, वापस से उसी जगह से रिज्यूम हो सकता है जहाँ पे सस्पेंड हो गया। G0 फेज यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये NCERT का डायग्राम है कि ये वापस से फिर से रिज्यूम हो सकता है, कम बैक कर सकता है अपनी सेल साइकिल में। So this was G0 स्टेज या क्यूशेंट स्टेज। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि G0 स्टेज का, क्यूशेंट स्टेज में कोई सेल जो है वो चली गई तो वापस आ गई, फिर अपना सेल साइकिल जो है वो रिज्यूम किया। तो अपने बॉटनी की एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है हमारे प्लांट्स में होती है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ये डिवाइडिंग सेल्स होती है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होकर तो बहुत सारी सेल्स बनाती है। अब एक टाइम पे आता है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है दी स्टॉप डिवाइडिंग, ये अपना डिवीजन जो है वो स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं, और उसके बाद ये डिफरेंशिएट होते हैं। अब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाती है, और ये डिफरेंशिएट होती है किस में? पैरेन्काइमा में। पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिवीजन जो है वो एक टाइम पे आकर स्टॉप हो गया, सेल डिफरेंशिएट हो गई इनटू द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा डिवाइड नहीं करती, पैरेन्काइमा तो एक फंक्शनल सेल है, वो तो अपना फंक्शन करेगी। लेकिन क्या हो जाता है, ये पैरेन्काइमा जो है इसमें डी डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये सेल साइकिल जो पैरेन्काइमा का है ये फिर से रिज्यूम हो सकता है, तो इसमें डी डिफरेंशिएशन हो सकता है। जब इसमें डी डिफरेंशिएट होगा, पैरेन्काइमा जो है वो फिर से डिवाइड हो जाएगी, और वो वहाँ पे बनाएगी सेकेंडरी मेरिस्टम, और फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टम जो है ये शो करेगी सेकेंडरी ग्रोथ।
सो दिस इज द एग्जाम्पल कि सेल जो है वो कैसे पहले क्यूशेंट फेज में चला जाता है, जीवन से एग्जिट होता है, यहाँ पे सेल जीवन से एग्जिट होकर डिवीजन जो है वो स्टॉप हो गया, सेल डिफ्रेंशिएट होकर पैरेन्काइमा बनाता है, लेकिन सेल साइकिल जो पॉज पे था वो वापस से रिज्यूम हो गया, डी डिफ्रेंशिएशन हो गया और ये पैरेन्काइमा डिवाइड होकर बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टम, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है और फर्दर ऐसे होता है। सो ये एग्जाम्पल था कि कैसे हमारा सेल साइकिल जो है जी नॉट स्टे से वापस कम बैक करके फिर से रिज्यूम कर सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने पढ़ा सेल साइकिल जो माइटोसिस होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स। सो फर्स्ट केस है एनिमल। क्या एनिमल की सभी सेल्स में माइटोसिस होता है? क्या एनिमल की सभी सेल्स में माइटोसिस होता है? नो, एनिमल्स में जो है माइटोसिस इट ऑकर्स इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस होता है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। तो डिप्लॉयड हम बोलते हैं जिसमें द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, पूरा जो है सारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दोनों सेट्स डिप्लॉयड 2n जिसको हम बोलते हैं। एंड सोमैटिक हम बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम द जर्म सेल्स। हमारी जर्म सेल्स या गमीट्स जो है स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म और ओवा बॉडी की हैप्लॉइड सेल्स होती है, उनको छोड़कर जितनी भी बॉडी में सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है। सो उन सभी सेल्स में माइटोसिस होता है क्योंकि जो हमारे गमीट्स है स्पर्म और एग उनमें कभी भी माइटोसिस नहीं होता है, कभी भी कोई स्पर्म डिवाइड होकर दो स्पर्म्स नहीं बनाता, कोई भी एग डिवाइड होकर दो एग नहीं बनाता, तो उनमें माइटोसिस नहीं होता। सो किन में होता है? इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, उनको छोड़कर बॉडी की जितनी भी सेल्स है उनमें माइटोसिस होता है। एंड एक्सेप्शन, अब यहाँ पे एनिमल्स में एक्सेप्शन है इन केस ऑफ हनी बीज। हम हनी बीज में क्या पढ़ते हैं कि हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हैप्लोडिप्लॉयड मतलब उसमें कुछ सेल्स जो है, कुछ मेंबर्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं और कुछ सेल्स या कुछ मेंबर्स जो है वो हैप्लॉयड होते हैं। लाइक क्वीन और वर्कर्स जो है वो डिवेलप होते हैं फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स, और जो ड्रोन्स होते हैं वहाँ पे ड्रोन्स जो है दीज डिवेलप पार्थनोजेनेटिकली, उनमें पार्थनोजेनेसिस होता है ड्रोन्स में। पार्थनोजेनेसिस मतलब वहाँ पे एक एग जो है या एक गमीट जो है वो डेवलप होता है इनटू द कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो ड्रोन्स जो है वो हैप्लॉइड सेल्स से अराइज होते हैं पार्थनोजेनेटिकली, और वही हैप्लॉइड सेल्स जो है उनमें माइटोसिस होता है। वो हैप्लॉइड सेल्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन से फर्दर सेल्स बनाते हैं। सो एक्सेप्शन इज हनी बीज जिनमें माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में होता है, उनको छोड़कर जो सभी एनिमल्स हैं उनमें माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, जो माइटोसिस है इट ऑकर्स बोथ इन डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पे माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में भी होता है और हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेस, ये था हमारा इंटरफेस। सो अगर हम हमारे पूरे सेल साइकिल का एक ऑर्डर देखेंगे, ये ऑर्डर आपने याद रखना है, G1 उसके बाद S फेज है और उसके बाद है G2 फेज और G2 फेज के बाद है M फेज। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल। इसमें से ये 3 फेजेस जो है ये इंटरफेज के हैं और M फेज जो है वो है हमारा माइटोटिक फेज। सो ये ऑर्डर जो है सेल साइकिल का ये आप सबने याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द सेल साइकिल G1, S, G2 and M. This was all for today. In our next sessions we shall be discussing about the M phase and further meiosis and significance of the mitosis.